बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पोर्ट्स पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जुनैद खलील नैनीताल वाला। सबसे पहले हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, पिछले पॉडकास्ट में हम ने बात की ख़ास तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट और शायकीन की दिलचस्पी के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम एक तरफ तो कुछ एशिया कप पे बात करना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप के लिए तैयार है। दूसरी जानिब क्या पाकिस्तान की टीम में जो तब्दीलियां की गई हैं, पहले एक तब्दीली की गई, हमने बांग्लादेश की सीरीज़ देखी जो कि हम नाकाम हुए। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ कुछ कदरे बेहतर रही। अब इसके बाद आने वाली एशिया कप है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप 2026 जिसके लिए मेन तैयारी की जा रही है। क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारी टीम इस काबिल है कि हम खेल सकते हैं? दूसरी जानिब टीम में जो तब्दीलियां की गई हैं, क्या उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा या ये कंटिन्यू रखने से जो प्लेयर फारे होंगे क्या उनको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा? इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो है हमने ये सीरीज़ देखी बांग्लादेश की, फिर वेस्ट इंडीज़ की। अब आगे हम एशिया कप को एक बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें इसमें परफॉर्म करना है। न्यूट्रल वेन्यू है और वैसे खैर आप क्या समझते हैं कि यूएई का वेन्यू जो है वो पाकिस्तान के लिए सूट करता है? लेकिन पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक जो ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो ना वो यूएई के अंदर खेली है, अबू धाबी में, दुबई और शारजा के अंदर। अब एशिया कप जो है वो दुबई और अबू धाबी के अंदर जो ना वो है। लीग क्रिकेट भी होती है वहाँ पर। पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स जाके वो लीग क्रिकेट भी जो ना वहाँ पर खेलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यूएई की अपनी टीम भी जो ना वहाँ पर होगी खेलने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग जो ना सिनेरियो होगा। सारी ज़िंदगी क्रिकेट वो जो ना इन्हीं ग्राउंडों पे खेलते हैं। होम ग्राउंड का एडवांटेज भी उनको होगा। वो एक्स पाकिस्तानीज़ हैं, श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, इंडियंस हैं। तो दे आर सो मेनी इम्पैक्ट जो वहाँ के ऊपर आएगा। और अब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि इंडिया ने जो ना वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर ही जो है ना वो अपने सारे जो है ना वो मैचेस खेले। और उनको फ़िलहाल उन उस कंडीशंस के बारे में हमसे बेहतर जो है ना वो पता है और उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट भी सही तरीके से किया। फाइनल भी खेले, इनफैक्ट फाइनल जीते भी। हमें अपना प्रॉपर वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो यूएई के अंदर सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप एक होता है कि आप अपनी रिसर्च खुद कर लें या दूसरे के रिसर्च का जो है ना फ़ायदा उठा लें। तो अगर हम इंडियन रिसर्च का फ़ायदा उठाएँ तो अगर हमने देखा तो उन्होंने 2 स्पिनिंग जो है ना ऑलराउंडर्स को जो है ना वो मौका दिया और एक प्रॉपर जो है ना स्पिनर्स को जो है ना वो साथ जो है ना वो खिलाया करते थे। तो इस बात का हमें थोड़ा-सा आइडिया मिलता है कि यूएई जो है ना वो बेसिकली सपोर्ट करेगा। एंड देन वी हैव टू सी द राइट मंथ्स टू। ये सितंबर के अंदर टूर्नामेंट होगा। सितंबर के अंदर जो ये टूर्नामेंट होगा तो वहाँ वेदर इम्पैक्ट क्या होगा? थोड़ा गर्म वेदर होगा, तो हम किस तरीके से इसको एनालाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये सोचेंगे कि हम इसका जो है ना भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएँ। प्लस टीम की कॉम्बिनेशन भी हम उसी तरीके से बनाएँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम किसी भी टूर्नामेंट से पहले उस टूर्नामेंट की बात ज़रूर करते हैं। और बात ये भी करते हैं कि हम उसके लिए 1 साल, 1.5 साल से टीम बना रहे हैं और जब उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट होती है, तो पता ये चलता है कि वो टीम तो वो रही नहीं, जो टीम उससे पहले जो है ना वो हम जिसको प्रैक्टिस करा रहे थे। हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने 18 जो है ना वो प्लेयर्स की जो है ना वो रोटेशन की और उसके अंदर हमने एक अच्छी टीम सेलेक्ट भी कर ली थी, जिसके अंदर हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते। जो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई तो पता चला कि उनमें से 7 या 8 लड़कों को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया और वो लोग जिनको 3 साल से मौका नहीं मिला, उनको टीम में लेकर आया गया। ये जो ना सबसे बड़ा और सबसे गलत जो ना वो इम्पैक्ट होता है, आप जब किसी को मौका दें, तो उसको उस टूर्नामेंट तक तो एटलीस्ट मौका दें। देखें, अगेन वी वर स्टडिंग के ऑस्ट्रेलिया कैसे जो ना अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अब स्टीवन स्मिथ को आप देख लें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। उनको एक चीज़ नज़र आ रहा है कि उनका फ्यूचर जो है ना वो T20 और वनडे में मौजूद नहीं है। तो उन्होंने उनको के साथ बैठकर अब आप इसको बाय फ़ोर्स करें या बाय विश करें या बाय विल करें, उनको रिटायरमेंट जो है ना वो दिलवा दी।
कि वो आप जो है ना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट और लीग क्रिकेट जो है ना वो खेल सकते हैं। इसी तरीके से हमने इंडिया के अंदर देखा कि उनको नज़र आया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है ना आइंदा आने वाले 2 साल तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, तो उन्होंने उनसे उनको रिटायरमेंट दिलवा दी। तो कोई भी गेम जो है ना किसी प्लेयर से बड़ा नहीं है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर नहीं है जो रोहित शर्मा को मैच कर सके या विराट कोहली को मैच कर सके, बट दे आर नॉट बिगर देन अ स्पोर्ट्स, दे आर नॉट बिगर देन एन इंडियन क्रिकेट। तो इसी तरीके से हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हमें अपना गेम बड़ा करना है तो उसके अंदर हमें प्लेयर्स की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और फॉर्मेट के प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे। हर फॉर्मेट का अलग प्लेयर बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे न्यूट्रल प्लेयर्स होंगे जो बेसिकली तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, बट अदर देन दैट हमें जो है ना वो सिलेक्शन प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब शुभमन गिल को आप देखें, उसके पास T20 में इंटरनेशनल 100 है, वनडे में इंटरनेशनल 200 है, टेस्ट मैच में उसकी 200 है। ही इज द बिगेस्ट एग्जांपल जो आप करंट सिनेरियो में देख सकते हैं, बट उसको T20 में मौका नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि उनके पास T20 के उससे भी बेहतर जो है ना वो प्लेयर्स मौजूद हैं। उसके स्टैट्स अट्रैक्टिव नहीं है, बट दे आर बेटर देन शुभमन गिल, क्योंकि उन्होंने अपनी बेंच जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मजबूत बनानी है। ये चीजें हमें थोड़ी सोचनी पड़ेंगी। और जब इतना बड़ा इवेंट हमारे सामने आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम इवेंट जो ना बाय तुक्का, बाय लक, बाय दुआएं, बाय सजदों से जीतते हैं। ऑन अ मैरिट नो, हम नहीं जीत सकते। सर, कप्तान इस वक्त जो तीनों फॉर्मेट के हैं, आप समझते हैं ये परमानेंट रहेंगे, या हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में जितने लोग वार्डरोब जितने जल्दी चेंज नहीं करते ना, हम उतने जल्दी कप्तान बदल देते हैं, क्या समझते हैं? बेचारे उस कप्तान को खुद नहीं मालूम कि वो अगली सीरीज में जो है ना वो एज अ प्लेयर होगा या नहीं हाँ, होगा। कप्तानी तो छोड़े, एज अ प्लेयर टीम में खेलने का भी नहीं पता होता। बिल्कुल। तो अब हमने देखा अनफॉर्चुनेट, और यही हमारी क्रिकेट है जो टीम के अंदर रिफ्ट जो ना वो पैदा हो जाती है। अब हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं। बाबर आजम वाज अ कैप्टन, रिजवान इज अ कैप्टन करंटली, आपका सलमान अली आगा जो है ना वो आपके T20 के जो है ना वो कैप्टन है, शाहीन अफरीदी जो है ना वो कैप्टन रह चुके हैं। और इन चीज़ों को देख के वो तमाम यंगस्टर जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी होता है यार कल पता नहीं यार शायद मैं भी जो ना वो कैप्टन बन जाए। ये वो गलत एग्जांपल्स हैं जो हम क्रिएट कर देते हैं। हम एटलीस्ट वन टूर्नामेंट टू अनदर टूर्नामेंट तक जो ना हमें एक को जो ना पूरा मौका देना चाहिए। हमें जब हम सेलेक्ट करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो ना टाइम भी स्पेंड करें, क्योंकि जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। हमने रिजवान को हटा दिया, हमने बाबर आजम को हटा दिया, हमने शाहीन को हटा दिया, और हम वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं बने। तो जब हम ये नहीं कर रहे तो बेसिकली कम से कम हम एक फॉर्मेट का एक लंबा कप्तान जो ना जरूर बनाए। जैसे हमने शान मसूद को बहुत लंबा टाइम दिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि भाई तुम जो ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई रिवाइव जो ना वो लेकर आ सको। अब व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अब हमारा नया जो ना चैंपियंस कैलेंडर शुरू हुआ है। नाउ वी चेंज द कैप्टन, वी चेंज द फॉर्मेट एंड देन गिव हिम 2 इयर्स के भाई तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस होती है, एंड देन विल सी कि अगले हम फॉर्मेट तुम्हें क्रॉस करा सकें या ना करा सकें। ठीक सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि नाज़रीन ये भी देखना है कि क्या बाबर आजम की अब T20 में जगह बनेगी या नहीं बनेगी। इस पर बड़ी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। फिर क्या टीम में लॉबीज़ होती हैं? क्या हमारी टीमों में भी ये होता है कि एक कप्तान के साथ कुछ प्लेयर्स हों साबिक कप्तान के साथ, और फिर नए कप्तान के साथ ना हो? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील, नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पोर्ट्स पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील, नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जुनैद खलील, नैनीताल वाला। जी सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे ख़ास तौर पे इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से कि टीम में क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। मुझे बताइएगा सर कि क्या, अब जैसे आपने खुद कहा कि इसमें 3-3 4-4 साबिक कप्तान खेल रहे हैं और हर शख्स की, हर कप्तान की एक लॉबी होती है, तो क्या पाकिस्तान में भी होता है? हमने माजी में बड़ी बड़ी टीमों को लॉबी सिस्टम की वजह से ख़त्म होते देखा है। बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं सर। हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें और बाकी टीमों की बात करें जिसमें कप्तान की रिफ्ट की वजह से टीमें परफॉर्म नहीं करती। पाकिस्तान में होता है ये? पहले मुझे ये बताइएगा। आई थिंक पाकिस्तान में हमेशा से होता है और हमेशा से होता हुआ आ रहा है, और आगे भी शायद इसी तरीके से जो ना वो होता रहेगा।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पीछे से मैनेजमेंट है ना, वो अगेन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जी हम एक दिन एक लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ मोहम्मद हफीज। एक दिन वो डायरेक्टर बने, उसी दिन वो हेड कोच बने, उसी दिन वो मैनेजिंग जो है ना वो आपका टीम के मैनेजर बने, उसी दिन जो है ना टीम में कोई कोच मौजूद नहीं था तो वो कोच भी वही बने। अब इतने बड़े पोर्टफोलियो एक साथ उनके ऊपर इतने सारे नवाज दिए गए, अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी परफॉर्मेंस से उनकी जो है ना वो क्वेश्चन मार्क बनी, वो सारे पोर्टफोलियो से जो है ना वो चले गए। हमने आकिब जावेद को देखा, हेड कोच लेकर आए, सेलेक्टर भी उनको बनाया, परफॉर्मेंस उनकी क्वेश्चन मार्क हुई, हेड कोच भी गए, सेलेक्टर भी गए, अब एनसीए के जो है ना वो कोच जो है ना वो असाइन हुए हुए। हमने इंजमाम की एग्जांपल देखी, जब उनको लेकर आया गया तो वो हेड सेलेक्टर भी बने, फिर वो बेसिकली उन्होंने अपनी सर्विसेज कोच की भी जो है ना वो दी। And I think we should select one person on a one portfolio rather than जो है ना वो हम मिक्सिंग करके उनको एक से ज्यादा जो है ना वो पोर्टफोलियोज जो है ना वो देकर जो है ना वो बैठे हुए। इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं ये, वहां पर एक आदमी कैसे परफॉर्म करेगा कि मैं ही सेलेक्टर हूँ, मैं ही कोच हूँ और मैं ही मैनेजर हूँ। तो ये सारे अलग अलग जो है ना वो डिपार्टमेंट हैं, और हमें बीइंग दी हेड ऑफ पीसीबी उसको ये सोचना चाहिए, और उनको हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई एक तो आप यू शुड सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, गिव हिम डोंट गिव हिम टू मच पावर्स एंड डोंट गिव हिम टू लेस पावर। ये बैलेंसिंग जो ना वो बहुत जो ना वो जरूरी है। ये जब सारी चीजें जो ना हमारी यहाँ बैलेंस होना शुरू होंगी तो हम खुद ब खुद जो ना वो आप सही रास्ते पे जाना शुरू हो जाएंगे। रास्ता मुश्किल होगा, थोड़ा सा हम डगमगाएंगे जरूर, बट इवेंचुअली टाइम ऐसा आएगा जहां पर हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाएंगे। और अगर आप अगर ये सोचें कि हम इस दरमियान में लूज क्या करेंगे, तो वी गॉट नथिंग टू लूज। वी आर नॉट टेस्ट चैंपियन, वी आर नॉट T20 चैंपियन, वी आर नॉट वनडे चैंपियन। तो हमारे पास कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जो हम खो देंगे। हम एक एवरेज टीम है टेस्ट, बिलो एवरेज टीम है टेस्ट की, हम एवरेज टीम है वनडे की, और हम अबव एवरेज टीम है T20 की। तो हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अगर हम आप सिस्टम ही ठीक कर लें इस टाइम के ऊपर, तो हम मे भी ऐसा हो कि आइंदा आने वाले 5 सालों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए तो कोई नया हीरोज पैदा हुए, कोई नए स्टार्स पैदा हो, जो हम देख भी रहे हैं, साहबजादा फरहान, साइम अयूब जो अपकमिंग है, फखर जमान, और आपका डाई डाउन होने के लिए जा रहे हैं, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब मे बी पॉसिबल है कि हमें कोई नया स्टार मिल जाए। सर अब साइम अयूब और साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को कहीं देखते हैं आप T20 पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, अगर आप मुझसे एज अ बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन एज अ क्रिकेटिंग सर्विस उनकी देखें तो उन्होंने T20 में पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बहुत लंबी सर्विंग की है। बट उनके साथ भी प्रॉब्लम ये हुई कि जिस वक्त वो परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटिंग स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट था। उस वक्त 160 170 वाज अ विनिंग विनिंग टारगेट। टारगेट। कोई टीम 170 बना लेती थी तो अब हमें लगता था कि नहीं यार, अब तो ये सर अचीव ही अब नहीं कर सकता। 220 भी चेज होता है, अब 230 भी 220 चेज। बल्कि अगर हमने देखा लास्ट इवन हमारे यहाँ पिंडी स्टेडियम के अंदर किसी टीम ने जो है ना 240 रन बनाए, वो भी चेज। वो भी चेज हो गए। तो अब अगर आप इस किस्म की क्रिकेट खेलने के काबिल हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं है तो बिल्कुल आप यंगस्टर को मौका दें जो बेसिकली जान हथेली पे रख के बैटिंग करने के लिए खड़े होते हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट इट कि मैं आउट हो जाऊंगा या मेरे नाम को क्या होगा। और अगर यही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते रहेंगे तो बिल्कुल बाबर आजम हमारे फ्यूचर में कहीं हमें नजर नहीं आता। लेकिन अगर बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट को चेंज किया और अपनी स्लॉट छोड़ी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने भी एक जिद पकड़ के रखी हुई कि मैं वन डाउन खेलूंगा या मैं ओपनिंग ही करूंगा। अगर जिस दिन उन्होंने ये अपनी जिद छोड़ी तो मे बी ही कैन कम बैक इन अ T20। बट राइट नाउ वी हैव अ बेटर ऑप्शन देन बाबर आजम, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान एज एन ओपनिंग एंड वन डाउन स्लॉट। नीचे सलमान अगिली, आगा, हसन, नवाज, आपका हारिस, दे आर ऑल, हम इनको बोलेंगे क्रिकेट के अंदर दे आर ऑल सुसाइड बमर्स, जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जो उल्टे सीधे शॉट्स खेलने के लिए तैयार हैं, और जो अपनी जान हथेली पे रख के जो ना मैचेस खेलने के लिए तैयार हैं। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि परफेक्ट
ओपनिंग कपल पाकिस्तान का कौन हो सकता है? तो आप क्या कौन सी जोड़ी को कहेंगे कि हाँ, क्या ये साहबजादा फरहान और साइम अयूब वाला ओपनिंग हम पेयर लेके जाएं, या मजीद कुछ और भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं? देखिए, ओपनिंग पेयर जो ना हमेशा से वो आइडियल होता है जो सर्कल को कवर कर सके। तो अगर हम इन तीनों प्लेयर्स को देखें तो इन तीनों प्लेयर्स में ये कैपेबिलिटीज मौजूद हैं कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फरहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे साइम अयूब के साथ बैटिंग करते हुए बड़ा कंफर्टेबल फील कंफर्टेबल होता है। फील हुआ। अच्छा, अब अगर ये तीनों ही अच्छे हैं तो उसके अंदर फिर हम तीनों में बेस्ट ऑप्शंस बनाते हैं कि हमें क्या ऑप्शंस बनाना चाहिए। तो आइडियली जो है ना राइट एंड लेफ्ट जो है ना वो बैटिंग जो है ना वो बहुत मजेदार ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर बॉलर के लिए, फील्डर के लिए ना हर सेकंड के बाद रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो उसके लिए आसान नहीं होता। जैसे हम एक ज़माने में आमिर सुहेल और सईद अनवर या इस तरीके से देखते थे, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आया करता था, तो आप समझते हैं राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बॉलर्स को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, हमने एक जमाने में शाहिद आफरीदी और सईद अनवर के साथ शाहिद आफरीदी और सईद अनवर। हाँ, बट अगर आप मुझसे इस वक़्त पूछें जो हमने लास्ट टी20 में देखा भी, जिस तरीके से साहबजादा फरहान राइट हैंड से खेल रहा था, साइम अयूब लेफ्ट से खेल रहा था, तो वहाँ पर बॉलर्स को अपनी रीएडजस्टमेंट में भी है ना मसला हुआ। फिर जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स होते हैं उनके लिए लेफ्टी को बॉलिंग कराना जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ऐसे सूरत-ए-हाल होती हैं जहाँ पर राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो है ना वो बॉलर्स को बहुत और फील्डर्स को और कैप्टन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आइडियली ये हो कि साहबजादा फरहान हो, साइम अयूब हो, साहबजादा फरहान हो, फ़खर ज़मान हो, या फिर अगर फॉर इंस्टेंस अगर हमने रोटेशन के ऊपर काम करना ही है तो फ़खर ज़मान और साइम अयूब भी बुरे नहीं हैं। एंड आई थिंक राइट नाउ इन टी20 वी आर ऑन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारे पास इस वक्त ओपनर्स जो है ना अवेलेबल है। ठीक। अच्छा सर, ऑलराउंडर्स पाकिस्तान में क्यों कम होते जा रहे हैं? टीमों में आजकल ऑलराउंडर का बड़ा एक ट्रेंड है, और मजबूत टीम वही समझी जाती है क्योंकि उसकी बैटिंग लाइनअप फिर लास्ट तक जा रही होती है। पाकिस्तान में कमी है सर, ऑलराउंडर कोई होता भी है तो उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। देखिए, एक तो हम सबसे पहले ऑलराउंडर्स को कंपेयर जो है ना बिल्कुल गलत एंगल्स में करना शुरू कर देते हैं। हम ग्रेटेस्ट से जो है ना वो कंबाइन उनको करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इस वक्त जडेजा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। अब ये सारी टीम इतनी फॉर्चुनेट नहीं है कि सबको ऐसा जो है ना वो ऑलराउंडर मिल जाए। जैसे एक ज़माने में जैक कैलिस हुआ करता था, बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग भी अच्छी। हमें ऑलराउंडर्स जो है ना ये सोचना चाहिए कि आइदर वी आर सेलेक्टिंग अ बैटिंग ऑलराउंडर और अ बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर हम बैटिंग ऑलराउंडर हो तो वील कीप 60-65% ऑन हिज बॉलिंग और 35% ऑन हिज बैटिंग। और अगर बैटिंग ऑलराउंडर हो तो ये अदर वे अराउंड हो जाए। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी, और अगेन हमें बीइंग अ सेलेक्टर ये सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल के ऊपर ऑलराउंडर सर किस तरीके से रिक्वायरमेंट जो है ना उसकी मांग रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे हम टी20 खेल रहे हैं, आखिरी 17-18 ओवर जो ना वो हो गए, वहां पर आपके पास खेलने के लिए 3-3.5 ओवर्स बाकी हैं, और आप बोलते हैं कि यार आप जाओ और जाके मारो, और मारने के बाद आप एक छक्का दो चौके मार के जो है ना उसको उस पर क्वेश्चन मार्क मारना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी इस वजह से हम आपको बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जहां पर आपको ऑलराउंडर्स को इस तरीके से जो ना वो सोचना चाहिए। बट इवेंचुअली मैचेस ऑलराउंडर्स नहीं जिताते, ऑलराउंडर इज ऑलवेज अ फिलर्स। मैचेस अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर्स जितवाते हैं। तो हमें अगर किसी चीज को काम करना चाहिए तो हमें तवज्जो जो ना जिसको जिस स्लॉट के लिए रखा जा रहा है ना उस स्लॉट के लिए रखना चाहिए। आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑलराउंडर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके मिरेकल करके चले जाएं। एक आध मैच में कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर मैचेस में आप जो है ना वो ऑलराउंडर्स के ऊपर जो है ना ये जोर डालना शुरू कर दें। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर ज़मान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रन बनाना। इसके नीचे आपका खुर्जील शाह हो गए, आपका शादाब हो गए, इनकी फ़हीम अशरफ हो गए, ये ये सिर्फ और सपोर्टिंग तो कर सिर्फ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बट ये आपको एंड देन इन देयर जो है ना वो रन बना के जो है ना वो मैच विनिंग साबित नहीं हो सकते, उसके लिए कोई ना कोई एक छोटे बैट्समैन का टारगेट देने पड़ेंगे। अगर आपको एक जमाने में याद होगा, जिस जमाने में हमारे पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हुआ करते थे, अब्दुल रज़ाक, तो उन शाहिद अफरीदी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100 मारना नहीं होती थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी यार 10 बॉलों पे 20 रन 30 रन बना के तुम वापस आ जाओ। ये ऑलराउंडर्स की जो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। फास्ट पेस से खेल लें, स्ट्राइक रेट ज़्यादा रखें
और ये पाकिस्तान को मतलब ये डर नहीं होना चाहिए टीम को कि आउट हो जाएगा, बॉल फेस नहीं कर सकता। अगर बॉल फेस कर ले और शॉट्स लगा ले तो बहुत है, मतलब 10 बॉलों में 20 रन बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, क्या पाकिस्तान पावर प्ले को सही यूटिलाइज कर पाता है? हाँ, देखिए अब जो है ना, अगर हम T20 बोलें तो 6 ओवर के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर हम वनडे की बात करें तो उसके अंदर हमें अब दोबारा से रिकॉम्बिनेशन देखा और देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उसको यूज़ करें। अगेन वनडे के अंदर भी जो है ना 350 रन जो है ना वो इट्स रीचेबल, इज़ डूएबल, और उसके बाद भी यू आर नॉट सेफ। और हमें उसके अंदर जो ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पावर प्ले के शुरू के 10 ओवर नहीं, अगले 20 ओवर, उसके बाद फिर आप अब तो अगेन नया लॉ है जिसके अंदर बॉलें जो है ना वो चेंज होंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट को अडॉप्ट करनी पड़ेगी और हमें नज़र भी आएगा कि हमने किस तरीके से अडॉप्ट किया। राइट नाउ अगर आप मुझसे कहें तो T20 में वी डू हैव अ गुड ऑप्शंस टू यूटिलाइज़ द पावर प्ले। इन वन डे नो वी डोंट। ठीक सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की पॉडकास्ट से? देखिए मैसेज यही है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा हमें अपने मुल्क से जो ना अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए, अपने प्लेयर से अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं और परफॉर्म करते हैं। हार जीत बिल्कुल होती है, हमें डिसअपॉइंट नहीं होनी चाहिए। मायूसी जो ना कुफ़र है, हमेशा अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। कहते ही हैं कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अल्लाह उसी तरीके का आपको जो ना रिजल्ट देगा। आई होप द बेस्ट फॉर एशिया कप फॉर अ पाकिस्तान टीम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, बिल्कुल हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी क्रिकेट की उम्मीद रखनी चाहिए। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है। मेहनत करें अपनी तरफ से और कोशिश ये करें कि रिजल्ट अच्छा आए। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाले को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।